अध्याय 283 व्याघ्र मुष्टि बनाम श्वेत व्याघ्र। युवा श्वेत व्याघ्र कबीर विल्सन की ओर बढ़ा, हर कदम के साथ आसपास कंपन भेज रहा था, जिससे कबीर विल्सन के लिए अपने डांटियन से असली क्यूई एकत्र करना कठिन हो गया। इससे वह घबरा गया, यदि वह अपनी असली क्यूई का उपयोग नहीं कर पाया तो ये बहुत भयानक होगा। कबीर विल्सन धीरे धीरे पीछे हटता गया, उसका पूरा शरीर आघात तरंगों से सुन्न था, जिससे उसके 5 झांक सिकुड़ गए और उसे रक्त उल्टी करने की इच्छा हुई। युवा श्वेत व्याघ्र उतना मूर्ख नहीं था जितना कबीर विल्सन ने सोचा था, ये बस थोड़ा उतावला था। इस समय यह अपनी जारी की गई आघात तरंगों का उपयोग करके धीरे धीरे कबीर विल्सन को यातना दे रहा था। उसकी गर्व से भरी बाघ जैसी आंखों में छेड़छाड़ का भाव था, जैसे कि उसने कोई चूहा पकड़ लिया हो। ये शख्स कबीर विल्सन अंततः सहन नहीं कर सका और उसने एक मुंह रख थूका। इस तरह की आघात तरंगें बहुत बार बार आ रही थीं। इसके अलावा वे हमेशा तभी टकराती थीं जब वह असली क्यूई इकट्ठा करना शुरू करता था, इसे बिखेर देती थीं और उसके पूरे शरीर को दर्द से सुन्न कर देती थीं। कबीर विल्सन को रक्त थूकते देख युवा श्वेत व्याघ्र ने अपने जबड़े खोले, जिसके बाद एक धरती हिला देने वाली बाघ की दहाड़ हुई। कई लीक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जमीन एक भयंकर भूकंप की चपेट में आ गई। जमीन फटने लगी, पहाड़ हिलने लगे और एक और तीव्र आघात तरंग बाहर निकली जो सीधे कबीर विल्सन से टकराए और उसे हवा में उड़ा दिया। उड़ते हुए वह लगातार कई पेड़ों से टकराया। केवल कबीर विल्सन जैसा कोई व्यक्ति अपने भयानक शरीर के साथ इस तरह की स्थिति में फिर से उठ सकता था। हालांकि उसके शरीर में अत्यधिक दर्द हो रहा था। शुक्र है ब्लैक टॉर्टोइस एडमेंटाइल कवच ने अधिकांश प्रभाव का विरोध किया। ये शख्स बहुत शक्तिशाली है। कबीर विल्सन ने अभी अपने मुंह के कोने से रक्त पोंछा ही था, इससे पहले एक और आघात तरंग अचानक उस पर आ गई, जिससे वह एक बार फिर रक्त उगलने लगा, जिसका एक मीठा स्वाद उसके मुंह में रह गया। आयशा ने माथे पर शिकन डाली और कबीर विल्सन को प्रेषित किया, तुम इस शख्स को हरा नहीं सकते, हार मान लो। ये शख्स जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत लगता है। तुम और वह बाघ 2 या 3 स्तर के अंतर पर हो, और अब तो क्या, अगर तुम असली मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी होते तो भी तुम उसकी आघात तरंगों का सामना नहीं कर पाते। माफ करना बहन, बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे ये शख्स पसंद आ गया है। मैं इसे निश्चित रूप से विनम्रतापूर्वक गंभीर जानवर बैग में रहने के लिए मजबूर करूंगा। कबीर विल्सन ने पूरी तरह से आत्मविश्वासी लहजे में जवाब दिया। कबीर विल्सन युवा श्वेत व्याघ्र को अपनी ओर आते हुए देखते हुए बल्कि गर्व से और सुरुचिपूर्ण ढंग से उपहास किया, छोटे शख्स, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। युवा श्वेत व्याघ्र ने एक आलसी दहाड़ छोड़ी जो तिरस्कार से भरी थी। उसने कबीर विल्सन को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। उसकी दहाड़ के बाद एक अत्याचारी कदम पड़ा, क्योंकि एक अत्यंत शक्तिशाली आघात तरंग आकाश से नीचे आए और कबीर विल्सन के सिर पर उतरी। कबीर विल्सन ने एक मुंह रक्त फूका और जमीन पर गिर गया। युवा श्वेत व्याघ्र की शक्ति मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह इस तरह की आघात तरंगें जारी कर सकता था। ऐसा लगता था कि उसने एक रहस्यमय कौशल को समझ लिया है, जिससे उसे इन आघात तरंगों पर एक उत्तम नियंत्रण मिल गया है। ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन अभ्यास की विशेषता कबीर विल्सन को किसी भी तरह की शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति देना था। अब जब उसने श्वेत व्याघ्र की आघात तरंगों की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था, तो वह अब आघात तरंगों और उसके अत्याचारी गुण से परिचित था। कबीर विल्सन ने अपने शरीर के भीतर असली क्यूई को संचालित किया, लेकिन इस बार असली क्यूई प्रवाहित होते ही कंपित हो जाएगी। ये सब कबीर विल्सन के अपनी असली क्यूई को कंपित करने के कारण था, और इसके माध्यम से उसकी असली क्यूई स्थिर हो जाएगी, आघात तरंगों के खिलाफ भी। जैसे ही एक आघात तरंग एक बार फिर आए, कबीर विल्सन को अब किसी भी तरह की असुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर के भीतर असली क्यूई का संचालन ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन अभ्यास के रहस्यमय संचालन के तरीके से आगे बढ़ा। इसने उसे एक ऐसी शक्ति को जन्म देने की अनुमति दी जो उसके शरीर पर हमला करने वाली आघात तरंगों के साथ विलय हो सके। युवा श्वेत व्याघ्र चकित था, फिर उसने फिर से जोर से कई कदम उठाए, कबीर विल्सन पर लगातार आघात तरंगें भेजीं। मूल रूप से बस एक पल पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ एक गलती थी, अन्यथा कबीर विल्सन अप्रभावित कैसे रह सकता था। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ बदल गया था। कबीर विल्सन का आंकड़ा अचानक गायब हो गया और फिर युवा श्वेत व्याघ्र के पीछे फिर से प्रकट हुआ। अचानक उसने शॉकंग हेवन पाम से युवा श्वेत व्याघ्र के नितंब पर निर्दयतापूर्वक थप्पड़ मारा। शॉकंग हेवन पाम की आघात तरंगें युवा श्वेत व्याघ्र की तुलना में कहीं अधिक दुर्जय थीं और यह हिंसा और विनाश से भरी हुई थी। युवा श्वेत व्याघ्र कबीर विल्सन की हथेली से टकराते ही जोर से दहाड़ा। श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टि, कबीर विल्सन ने चिल्लाया, क्योंकि मुट्ठी के कई सिलहुट बाहर निकले, जिसने पूरी तरह से युवा श्वेत व्याघ्र को ढक लिया।
एक एक करके हिंसक और हत्यारे आभा वाले सुनहरे बाघ के सिर युवा श्वेत व्याघ्र के शरीर पर बमबारी करने लगे, साथ ही बहरे कर देने वाली बाघ की दहाड़ें लगातार निकल रही थीं, जो युवा श्वेत व्याघ्र की दहाड़ों को ढक रही थीं। छोटे शख्स, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। चूंकि कबीर विल्सन को यह अवसर मिला, वह इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा। उसने इसे एक सांप की तरह कसकर पकड़ लिया, अपने शिकार पर घातक तरीके से काट रहा था। वह अपने दुश्मन को राहत की सांस कभी नहीं देगा, अब जब उसने भयंकर तूफान जैसे हमले किए थे। उसकी हर मुंह के श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टि थी, जो राक्षसी वध क्यूई से भरी हुई थी, निर्दयतापूर्वक युवा श्वेत व्याघ्र पर उतर रही थी। ये ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा पहले था, जब युवा श्वेत व्याघ्र लगातार उस पर आघात तरंगों के बाद आघात तरंगे जारी कर रहा था। कबीर विल्सन श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टि के लिए श्वेत व्याघ्र असली क्यूई का उपयोग नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह ब्रह्मांड असली क्यूई का उपयोग कर रहा था। हालांकि वध हृदय और श्वेत व्याघ्र दिव्य मुष्टियों के कारण केवल हिंसक और सुनहरे बाघ सिर की मुठियां ही बनी। युवा श्वेत व्याघ्र का शरीर पागलों की तरह दहाड़ते हुए कई बाघ सिरों से धमाका किया गया, जो उसके पूरे शरीर पर टूट रहे थे। क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था, पहले उसे केवल हल्का दर्द महसूस हुआ और उसे विश्वास था कि यह हमला बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कबीर विल्सन बहुत असामान्य निकला और उसकी असली क्यूई अक्षय लगती थी। उसके हमलों का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वे निर्दयतापूर्वक श्वेत व्याघ्र के शरीर पर टकराए, जिससे वह कांप उठा। हवा में आयशा जो कुछ हो रहा था उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। उसका सुंदर चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। बस कुछ देर पहले उसका मानना था कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से उस तरह की लगातार और अथक आघात तरंगों के तहत हार मान लेगा, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, कबीर विल्सन अचानक उन आघात तरंगों के प्रभावों को सहन कर सका। इसके अलावा उसने बाघ के नितंब पर थप्पड़ भी मारा, जिससे युवा श्वेत व्याघ्र के शरीर के भीतर की ऊर्जा अराजक हो गई। इसके बाद एक उभरती हुई क्यूई एक नदी की तरह उमड़ पड़ी, लगातार भयानक हमले जारी कर रही थी। जब आयशा ने निर्वाण क्षेत्र में कबीर विल्सन के बारे में सोचा और इस तरह की चाल का उपयोग करके उससे लड़ने के लिए उसका कोमल शरीर कांप उठा। ये ठीक कबीर विल्सन की क्षमता थी। कम भक्त, क्या तुम्हें पिता को रक्त थूकने में मजा नहीं आया? अब मुझे भी एक अच्छा समय मिलेगा। कबीर विल्सन एक तरफ अपनी मुट्ठी का उपयोग करके पागलों की तरह युवा श्वेत व्याघ्र को पीटने लगा, जो जमीन पर चीख रहा था। ऐसा करते हुए वह जोर जोर से गालियां भी दे रहा था। हालांकि यह एक युवा श्वेत व्याघ्र था, इसका सिर अभी भी बहुत बड़ा था। हालांकि क्योंकि यह युवा था, ये चीख रहा था। आत्मा पशुओं पर राज करने के लिए एक मार्शल कलाकार को आत्मा पशु को रोकने के लिए अपनी खुद की ताकत का उपयोग करना चाहिए। आत्मा पशु की आत्मा में अपने प्रति एक भय को गहराई से स्थापित करना चाहिए। इस क्षण कबीर विल्सन यही कर रहा था। छोटे शैतान, तुम इसे कब तक मारते रहोगे? आयशा अब और नहीं देख सकी। उसे युवा श्वेत व्याघ्र पर दया आई। पिताजी तब तक मारेंगे जब तक वह थक नहीं जाता। हा हा हा। कबीर विल्सन पागलों की तरह हंसा, क्योंकि उसके मुंह के और भी भयंकर हो गए। चूंकि आयशा यहाँ थी, वह अपनी पूरी ताकत का उपभोग करने से डरता नहीं था। वह इस युवा श्वेत व्याघ्र के दिल में अपना एक भय पूरी तरह से स्थापित करना चाहता था। कबीर विल्सन के आसपास की जमीन प्रभावित हुई थी और यह इतनी बर्बाद हो गई थी कि सब कुछ बस एक गड़बड़ी थी। जहां तक युवा श्वेत व्याघ्र की बात है, वह एक गड्ढे में पड़ा था। कबीर विल्सन के मुक्कों से गहराई से जमीन में धंस गया था, जो बारिश के तूफान की तरह थे। आधा दिन बीत जाने के बाद आकाश पहले ही उज्ज्वल हो चुका था। कबीर विल्सन भी थक गया था और युवा श्वेत व्याघ्र की आंखें अब आधी खुली हुई थीं, क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति पहले ही गायब हो चुकी थी। कबीर विल्सन उसके शरीर को ले जाते हुए गड्ढे से बाहर निकला, फिर युवा श्वेत व्याघ्र के भारी शरीर को जमीन पर फेंक दिया। अध्याय 284 अधीनता। युवा श्वेत व्याघ्र एक गाय जितना बड़ा था। अफवाह थी कि भविष्य में यह और भी बड़ा हो सकता है। कबीर विल्सन ने खुद को एक विशाल श्वेत व्याघ्र पर सवारी करते हुए दुनिया में घूमते हुए सोचते हुए अपने दिल में हल्का उत्साह महसूस किया। ये कितना फैशनदार था, यह उसी की बात थी, लेकिन निश्चित रूप से उसने केवल इसके बारे में सोचा। वह अभी भी महसूस करता था कि श्वेत व्याघ्र को केवल गंभीर जानवर बैग में रखना और किसी के खिलाफ लड़ते समय ही मुक्त करना काफी अच्छा था। कबीर विल्सन जमीन पर बैठ गया, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। श्वेत व्याघ्र की हालत तो और भी खराब थी, उसका पूरा शरीर काला था, उसके शरीर के अधिकांश भाग पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। छोटे शख्स, तुम इस सामान से आकर्षित हुए थे। हाँ, तुमने अभी तक खाया भी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरे द्वारा पागलों की तरह पीटा गया है। क्या तुम मुझसे बहुत नफरत नहीं करते हो? कबीर विल्सन ने 100 जानवरों की गोलियां 100 बीस्ट पिल्स निकाली,
उन्हें युवा श्वेत व्याघ्र के सामने हिलाया, जब वह हंसते हुए बोला, यहाँ तक कि रिनी, ये पेटू, भी 100 जानवरों की गोली के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती थी, इस अनजान युवा श्वेत व्याघ्र की तो बात ही क्या। युवा श्वेत व्याघ्र की आधी खुली आंखें वास्तव में क्रोध से भरी हुई थीं, लेकिन फिर वे कबीर विल्सन के लिए डर से भी भर गईं। जैसे ही उसने कबीर विल्सन द्वारा आधे दिन तक पीटे जाने के बारे में सोचा, उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। ये छोटा शख्स मादा लगता है, तुम बहुत दयालु नहीं हो। रिनी शरारती ढंग से हंसी और बोली, बाघिन। कबीर विल्सन की हंसी और भी दिलकश हो गई। कबीर विल्सन एक तरफ हंस रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसने उन 100 जानवरों की गोलियों को बाघ के मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया था, साथ ही कई अच्छी गोलियां भी। युवा श्वेत व्याघ्र भी एक बड़ा खाने वाला था, अन्यथा ये खाने की चीजें खोजने के लिए अपनी मान से बाहर नहीं निकलता। कबीर विल्सन जानता था कि उसे इस युवा श्वेत व्याघ्र को जल्दी से वश में करना होगा, क्योंकि एक बार जब उसके माता पिता आ गए तो वह केवल आयशा के साथ भागने का विकल्प चुन सकता था। युवा श्वेत व्याघ्र ने जबरदस्ती अपना मुंह हिलाया और उन 100 जानवरों की गोलियों को अपने पेट में निगल लिया, क्योंकि उसकी आंखों में नज़र कुछ हद तक कृतज्ञ हो गई। कबीर विल्सन मुस्कुराया और एक बार फिर कुछ और गोलियां ठूंसना शुरू कर दिया। इसने रिनी को गुप्त रूप से ईर्ष्या महसूस कराई। वह एक बार में इतनी सारी गोलियां खाने से झिझकती थी और इस वजह से वह उन्हें धीरे धीरे स्वाद लेती थी। फिर भी इस युवा श्वेत व्याघ्र ने एक ही समय में इतनी सारी गोलियां खा लीं। ये गंभीर जानवर बैग है, अगर तुम मेरा अनुसरण करने को तैयार हो तो तुम्हें कभी भी इन 100 जानवरों की गोलियों की कमी नहीं होगी। तुम पहले ही मेरी ताकत का अनुभव कर चुके हो, अगर तुम मेरा अनुसरण करते हो तो यह अपमान नहीं होगा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे पूर्वज का मार्शल कौशल भी है। बस कुछ देर पहले तुमने इसका अनुभव किया था। कबीर विल्सन ने कहा। वह जानता था कि कई आत्मा जानवर मानव भाषा को समझ सकते हैं। कबीर विल्सन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था, इससे पहले एक वंग राजा चरित्र सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ श्वेत व्याघ्र के माथे से बाहर निकला। चरित्र के साथ कई अस्पष्ट आत्मा पैटर्न थे और इसने कबीर विल्सन को गुप्त रूप से उत्साहित महसूस कराया। ये बिल्कुल वह चरित्र था जो केवल तब दिखाई देगा जब एक उच्च ग्रेड आत्मा जानवर मनुष्यों के साथ एक अनुबंध करेगा। श्वेत व्याघ्र परिवार, जिसका उत्तराधिकार था, उच्च ग्रेड आत्मा जानवर थे, इसलिए वे इन चीजों को समझते थे। कबीर विल्सन ने जल्दी से अपनी उंगली काटी ताकि उसका खून युवा श्वेत व्याघ्र के माथे पर आत्मा गठन पर टपक सके। उस पल कबीर विल्सन को एक बहुत ही अद्भुत एहसास हुआ, क्योंकि उसने अपने और युवा श्वेत व्याघ्र के बीच एक बहुत ही रहस्यमय संपर्क महसूस किया। मैं अब बहुत कमजोर हूँ, मुझे और खाने को दो। कबीर विल्सन के दिमाग में एक डरपोक लड़की की आवाज़ गूंजी, जैसे कि कोई लड़की नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में चिंतित हो। कबीर विल्सन हैरान था। वह अब अपने आत्मा जानवर के साथ एक जुड़ाव महसूस कर सकता था, लेकिन जिस बात ने उसे व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराने पर मजबूर किया वह ये थी कि यह युवा श्वेत व्याघ्र छोटे लालची अजगर के समान था। वे दोनों पेटू थे। कबीर विल्सन ने युवा श्वेत व्याघ्र के मुंह में कुछ 100 जानवरों की गोलियां ठूंस दी, इससे पहले कि उसे गंभीर जानवर बैग में ले लिया। अपने दिल में वह गुप्त रूप से उत्साहित था। वह इतने शक्तिशाली आत्मा जानवर को वश में कर सकता था, इसके अलावा एक आत्मा जानवर जिसमें बढ़ने की इतनी बड़ी क्षमता थी। आयशा जोर से आकाश से नीचे उतरी। उसने कबीर विल्सन को पकड़ा, इससे पहले कि उनके आंकड़े कई बार दिखे और गायब हुए। उस युद्ध के मैदान से दूर जा रहे थे, जो अब गुस्से की आग में जल रहा था, क्योंकि आकाश में उभरता हुआ धुआं उठ रहा था। उसी समय जंगल की गहराई से एक वीरान लेकिन क्रोधित दहाड़ आई, जिसने कबीर विल्सन के दिल को चौंका दिया। इस तरह की दहाड़ इतनी वध क्यूई से भरी हुई थी कि इसने उसे बेहद घबराया हुआ महसूस कराया। वध क्यूई ने अचानक जंगल के ऊपर के आकाश को ढक लिया था। कबीर विल्सन ने हमेशा माना था कि उसकी अपनी वध क्यूई चेनवु मुख्य भूमि में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, फिर भी कुछ देर पहले की दहाड़ की तुलना में ये बहुत खराब थी। चिंता मत करो, गंभीर जानवर बैग में प्रवेश करने के बाद उसकी सांस दुनिया से अलग हो जाएगी। वह बूढ़ा इस छोटी चीज को ढूंढ नहीं पाएगा। आयशा ने कबीर विल्सन को पकड़ा और तेजी से कूद गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि इसने कबीर विल्सन को सांस लेने में असमर्थ कर दिया। उसका शरीर इस तेज गति वाले आंदोलन से प्रभावित होकर उन चोटों को उत्तेजित कर दिया जो उसे कुछ देर पहले लगी थीं। बहुत जल्द वे ब्लूम सिटी के बाहर पहुंचे। अगर गति की बात करें तो मेरी चेनवु मुख्य भूमि में किसी से कम नहीं है। यह मत सोचना कि मैं शेखी मार रही हूं, आयशा ने गर्व से हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने कबीर विल्सन के शर्मिंदा रूप को देखा, वह और भी खुशी से हंसी। कबीर विल्सन ने तिरस्कार किया और कहा, भविष्य में मैं तुम्हें पार कर जाऊंगा। मैं इंतजार कर रही हूं, आयशा ने लापरवाही से कहा।
बोलने के बाद उसने एक बार फिर कबीर विल्सन को पकड़ा और झिलमिलाया, इससे पहले कि उनके आंकड़े पिल अरोमा टॉवर के अंदर दिखे। कबीर विल्सन बहुत थका हुआ था, फिर भी उसने रहने के लिए आयशा के समझाने से इनकार कर दिया। वह दिव्य हथियार की दुकान डिवाइन वेपन शॉप पर लौट आया, हालांकि अभी भी रूही का कोई निशान नहीं था। अपने कमरे में लौटने के बाद कबीर विल्सन ने कुछ असली मौलिक गोलियां ट्रू एलिमेंटल पिल्स निगल लीं और अपने शरीर को नियमित करना शुरू कर दिया। क्या आयशा जानबूझकर मुझे श्वेत व्याघ्र को ढूंढने के लिए ले गई थी? कबीर विल्सन अपने दिल में बल्कि संदिग्ध महसूस कर रहा था। ये बहुत संभव है, लेकिन कौन जानता है, एक महिला की विचार प्रक्रिया को समझना असंभव है, बिल्कुल घास के ढेर के नीचे एक सुई की तरह। रिनी ने कहा, प्रिय भाई, मुझे कुछ 100 जानवरों की गोलियां दो। तुम्हारे पास पहले से ही कुछ हैं, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। कबीर विल्सन ने तिरस्कार करते हुए कहा। जैसे ही उसने गंभीर जानवर बैग में छोटे श्वेत व्याघ्र को देखा, उसने पाया कि छोटा शख्स पहले ही गहरी नींद में था। गंभीर जानवर बैग के अंदर एक छोटा आंगन था, जिसमें कुछ घनी हरी घास और कुछ पेड़ थे। एक तालाब भी था और कुल मिलाकर वातावरण काफी अच्छा लग रहा था। कबीर विल्सन ने कहा, क्या मैंने उसके साथ कुछ क्रूर किया? उसे उसके पिता और माँ से दूर ले गया। कोई बात नहीं, उसके तुम्हारे साथ परिचित होने तक इंतजार करो। भले ही तुम उसे वापस भेजना चाहो, वह नहीं जाएगी। तुमसे मिलना भी उसका बुरा भाग्य नहीं था, ये छोटी लड़की वैसे भी जल्द ही अपने माता पिता को छोड़ने वाली थी। सिमी ने कहा, हाँ, क्या मैं वही नहीं हूँ, तुम्हारे द्वारा अपहृत छोटे शैतान? रिनी ने होंठ सिकोड़कर कहा, छोटे अजगर, तुम सत्य को तोड़ मरोड़ रहे हो। शुरू से ही तुमने स्वेच्छा से मेरा अनुसरण किया, अब क्या तुम्हें पछतावा है? मुझे यकीन है कि तुम किसी भी चीज़ के बावजूद मेरा अनुसरण करोगी। अगर मैं तुम्हें फेंकना भी चाहूं तो भी तुम मेरा अनुसरण करोगी। कबीर विल्सन ने डांटा। रिनी केवल मुस्कुराए, उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। कबीर विल्सन रूही के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि वह उसे चरम मार्शल संप्रदाय एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में वापस ले जाए ताकि अजूर गंभीर फल अजूर प्रोफाउंड फ्रूट प्राप्त कर सके, ताकि 5वें स्तर के रसायनज्ञ मूल्यांकन की तैयारी कर सके। उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के लिए अन्य सामग्री की कमी नहीं थी, लेकिन ये ठीक अजूर गंभीर फल था जिसकी उसे कमी थी, क्योंकि वे अभी भी बढ़ रहे थे। जहाँ तक एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए जड़ी बूटियों की बात है, उसके पास कुछ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके पास केवल 5 सेट जड़ी बूटियाँ थीं। इन 2 प्रकार की गोलियों की जड़ी बूटियाँ सभी बहुत दुर्लभ थीं, और पिल अरोमा टॉवर में निश्चित रूप से वे नहीं थीं। जहाँ तक 100 जानवरों की गोली की जड़ी बूटियों की बात है, तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब कबीर विल्सन मूल्यांकन लेने जाएगा, तो वह निश्चित रूप से पिल अरोमा टॉवर से उन्हें प्रदान करने के लिए कहेगा। उसने एक दिन आराम किया, और जब उसने उपभोग किए गए असली क्यूई को पुनः प्राप्त कर लिया था, तो उसने पाया कि उसका असली क्यूई बहुत ऊंचा हो गया था। इसके अलावा रूही भी वापस आ गई। कबीर विल्सन जल्दी से अपने कमरे से दौड़कर रूही को ढूंढने गया, लेकिन रूही के कमरे में, जिसने कबीर विल्सन को हैरान कर दिया, वह ये था कि उसने कियारा लुइस और इप्शिता बाजवा को भी वहां देखा। रूही वास्तव में इन 2 लड़कियों को लाने के लिए आइसविंड वैली गई थी। कियारा लुइस कबीर विल्सन को देखने के बाद जल्दी से झपटी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के गायब होने के बारे में जानने के बाद उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। कबीर विल्सन की तरह वह बहुत चिंतित थी। इप्शिता बाजवा के धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं थे, अब केवल कियारा लुइस और कबीर विल्सन ही उसके निकटतम रिश्तेदार थे, और कियारा लुइस को दुखी देखकर वह भी दुखी हो गई।